दिन 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, हजारों रास्ते और अनेक कहानियाँ। हर मोड़, हर पहाड़, हर मंदिर ने कुछ न कुछ सीख दी। कभी शांति की, कभी श्रद्धा की और कभी सिर्फ एक मुस्कान की। ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं था बल्कि एक अनुभव था, जिसमें रास्ते में भी दुआ दी और मंजिल में भी आशीर्वाद। तो दिल में सिर्फ एक ही एहसास है, बाबा ने बुलाया तो अब कर भी वही भेज रहे। हर हर महादेव, जय माता दी और मेरे सारे मित्रों दुर्योधनों को गुड मॉर्निंग। सो फाइनली आज ना मेरा बहुत बड़ा सपना, एक ड्रीम पूरी हुई। जो मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा थी वो एक ही ट्रिप में नॉन स्टॉप मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। और इंडिया में शायद ही गिनती के कुछ ऐसे लोग हो गए जिन्होंने एक साथ ये दोनों पवित्र यात्राओं को बाय कार नॉन स्टॉप पूरी की हो। और इस यात्रा को एक साथ कंप्लीट करने वाली लिस्ट में हमारा भी नाम शामिल हो गया। और गुजरात में तो शायद हम दूसरे ही है जिन्होंने ये यात्रा कंप्लीट की है। हमारे से पहले 2 भरूच के भाई थे, उन्होंने ये 1-2 साल पहले कंप्लीट की थी। और करंटली शायद एक कपल है जिन्होंने ये यात्रा स्टार्ट की है। और इस यात्रा में हमने 31 डेज में अप्रॉक्सीमेटली 11,000 किलोमीटर्स कवर किए और घर पहुँचते पहुँचते 12,000 हो जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस पूरी यात्रा के बारे में, कैसे शुरू हुई, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो सुबह सुबह सबसे पहले हम आ गए माना विलेज, जिसे इंडिया का फर्स्ट विलेज भी कहा जाता है। और ये वही पवित्र जगह है जहाँ गणपति बापा ने महर्षि वेदव्यास द्वारा जो महाभारत वर्णन की थी उसे अपने हाथों से लिखी थी। और इसी जगह महर्षि वेदव्यास ने माँ सरस्वती को श्राप दिया था। और वो क्यों दिया था वो आप खुद जाके रिसर्च करना। वैसे ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि टेम्पररी एंट्री क्लोज कर दिया। और इससे पहले मैं माना विला जा चुका हूँ, तो हम यहीं से रिटर्न घर हो जाएंगे। पर आप जब भी यहाँ आते हो तो गणपति गुफा ज़रूर विजिट करना। तो चलिए बात करते फिर अपने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के पूरे सफ़र की। कहाँ से शुरुआत की, कौन सा रास्ता लिया, कहाँ रुके, कहाँ घूमे, मंदिरों की कहानी से लेकर रास्तों का एक्सपीरियंस तक मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। और हाँ, घर पहुँच के डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा, बट उससे पहले छोटा सा रिकैप कर लेते इस एपिक जर्नी का। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ कि हम बद्रीनाथ से गुजरात के लिए निकल पड़े और आज की हमारी ड्राइव ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर्स की होगी और हम नॉन स्टॉप जाएंगे। और यही रास्ता सीधा हमें ऋषिकेश हरिद्वार से होकर मेरठ तक ले जाएगा। रास्ता सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, मेरठ तक जाने का सिर्फ यही रास्ता है। फिर वहाँ जाके हमारे रास्ते बदल जाएंगे, तो तब तक इसी रास्ते पे हम रहने वाले। यहाँ से ऋषिकेश तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप कुछ भी मिस मत करना। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो के एंड में ऑलवेज मैं एक नोट्स अटैच करता हूँ जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है। कौन सा रास्ता लेता हो, रास्ते कैसा है, 4 लेन, सिंगल लेन, टोल कितना लगेगा और नाइट ट्रैवल के लिए वो रूट सेफ़ है या नहीं। तो अगर आप वो रूट पर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो आप वीडियो के एंड में वो नोट ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं कि ये प्लान कब बना, कब ये सोचा कि हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा पर जाएंगे। तो ये आइडिया ना सबसे पहले 2019 में आया था मेरे दिमाग में। तब पहली बार सोचा कि चलो ये वाली यात्रा करते हैं। पर तब सिर्फ जाने की बातें थी और एक सपना जैसा था। और उस वक्त सिर्फ 2 लोग रेडी हुए थे, बाकी सब ने मना कर दिया, तो प्लान वही कैंसिल हो गया। फिर आया 2020, फिर से प्लान किया और सब रेडी हो गए। पर क्या पता था कोरोना आ जाएगा, और कोरोना ने 2 साल की बजा दी। उसके बाद लाइफ थोड़ी बिजनेस लाइफ में बिजी हो गए। फिर लास्ट ईयर सोचा कि चलो अब चलते, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं जा पाया। पर जब 2025 आया तब जनवरी में ही सोच लिया कि इस बार चाहे कुछ भी हो, काम आए या जाम आए, अब जाएंगे, चाहे 2 ही लोग क्यों ना आए, पर ये यात्रा तो पूरी करेंगे। और जैसे ही मार्च में केदारनाथ के पट खुलने की डेट अनाउंस हुई, हमने अपनी डेट फिक्स कर दी कि हम इसी डेट को निकल देंगे। और कहते हैं ना, कुछ सफ़र किस्मत में लिखे होते हैं, समय आने पर वो जगह सफ़र के थ्रू आपको बुला ही देती है, जैसे हमें 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे बुला दिया। तो हमने इस यात्रा की शुरुआत गुजरात के सोमनाथ से की। इसके 2 सिंपल से रीज़न थे। पहला, हम गुजरात से थे। दूसरा, जो सबसे पहला स्थापित ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ है, तो हमें सही लगा कि इसी ज्योतिर्लिंग से हम शुरुआत करें। यहाँ पर आता आप 2 चीज़ों का ध्यान देना। अगर बहुत भीड़ है तो आप आरती के बाद के दर्शन करो, तब ज़रा भी भीड़ नहीं होती। और उसके बाद यहाँ पे जो नाइट लेज़र शो होता है वो ज़रूर देखना, बहुत ही खूबसूरत शो होता है। सोमनाथ से नेक्स्ट मॉर्निंग हम सीधा निकल गए द्वारकाधीश के दर्शन करने, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जो अपने 4 मुख्य धाम है उनमें से द्वारका एक है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम गए हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महाराज के दर्शन करने। यहाँ पर आप कभी भी आओ, आपको भीड़ नहीं मिलेगी। और अगर आप गुजरात के बाहर से आ रहे हो तो द्वारका के और इसके पास में एक शिवराजपुर करके बीच है, वहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। वो इंडिया का सबसे खूबसूरत ब्लू वाटर बीचेस में से एक है। इस तरह हमारा सेकेंड डे भी पूरा निकल गया और हमारा ये प्लान था कि हम ओवरनाइट जर्नी करके सीधा उज्जैन तक जाएंगे। तो अगली सुबह उज्जैन पहुंच के हमने महाकाल बाबा के दर्शन कर दिए। और मोस्टली लोग जो यहाँ पर आते हैं वो महाकाल बाबा और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। पर मैं आपको एक और मंदिर बताता हूँ जिसका नाम है भूखी माता मंदिर। तो यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य, वो इन्हें बहुत मानते थे, तो कि आप जब नेक्स्ट टाइम आओ तो इनके दर्शन ज़रूर करना। फिर उज्जैन से सीधा हम गए ओमकारेश्वर, वहीं नाइट स्टे की, और होटल का नाम था शंकरा हिल्स। अगर आप वहाँ जाते हो तो ज़रूर स्टे लेना, बहुत ही अच्छी होटल है।
अगला दिन थोड़ा आराम से शुरू हुआ। सुबह का पंजाबी ब्रेकफास्ट करके धोती वोती पहन के सीधा निकल गए ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने। किस्मत यहाँ पे भी अच्छी थी, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा चलो वीआईपी दर्शन कर लेते, मतलब जुगाड़ वाला वीआईपी। एक पंडित जी को पकड़ा, 200 रुपये का चूना लगाया और सीधा 4 लोगों का दर्शन और पानी का चढ़ावा दोनों करवा दिया। और हाँ, जब भी आप यहाँ पे आओ तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन करना भूलना मत, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना ओमकारेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद हम हमारी अगली मंजिल महाराष्ट्र की ओर निकल पड़े और महाराष्ट्र में टोटल 3 ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन किए। सबसे पहले कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और लास्ट में पुणे के पास में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में ही एलोरा केव्स है, जहाँ का कैलाश टेम्पल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप इस साइड आते हो तो उसको विजिट करना मत भूलना। भीमाशंकर से नॉन स्टॉप 24 घंटे की ड्राइव करते हुए पहुँचे हम कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर के पास में बसा एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा गाँव मसानीगुड़ी। यहाँ पे हमने 3 डेज़ का स्टे लिया। एक दिन तो सिर्फ आराम किया, दूसरे दिन हमने बंदीपुर टाइगर रिजर्व को एक्सप्लोर किया, फिर हमने ऊटी के मिस्टी रोड्स को फील किया, फिर जाके हमने कोटागिरी के टी गार्डन में फ़ोटोग्राफी की और लास्ट में थक वक के वापस से मसानीगुड़ी के नेचर में शांति महसूस की। 3 दिन के स्टॉप के बाद वापस हम आ गए रोड पे और सीधा गए कोयम्बतूर ईशा फाउंडेशन के आश्रम आदि योगी को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए मदुराई टेम्पल के लिए, पर वहाँ पे मिनी कुंभ चल रहा था और 50 to 60 lakhs की भीड़ थी, तो भाई वो देख नहीं पाया और सीधा वहाँ से गए रामेश्वरम। नाइट स्टे में रामेश्वरम में किया और नेक्स्ट दिन सुबह उठे, हमारी वाइट धोती पहने, पूरा साउथ इंडियन स्टाइल का ट्रेडिशनल वेयर, और गए रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए। अब जो हमारी आगे की जर्नी थी कि हम कहाँ गए, कौन सा रूट लिया, कहाँ रुके, क्या क्या देखा, क्या क्या घूमा, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप व्लॉग में जाके देखिए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ तो आप देख के उस चीज़ को महसूस कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वो बहुत ही डिटेल वे में मैंने शेयर की, तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी आपको वो व्लॉग देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो जाइए व्लॉग को देखिए, अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और बहुत ही अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। और सामने आ गया उत्तराखंड के कुलदेवी माँ धारी देवी का मंदिर। तो मेरे साथ सब बोलिए जय माता दी। और ये आ गए ऋषिकेश। यहाँ की वाइब से कुछ अलग है, प्योर पीस, प्योर एनर्जी। बस प्रॉब्लम एक ही थी, जो लास्ट 8 किलोमीटर्स हमने कवर किया ना, उसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए। ऐसा लग रहा जैसे वीकेंड पे पूरा एनसीआर और दिल्ली यहीं पे शिफ्ट हो गया था। कभी यहाँ पर भी आएंगे सुकून की खोज में, फ़िलहाल तो हमें सिर्फ घर दिख रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम मेरठ में, रात को फिर से ऋषिकेश के ट्रैफिक में फंस गए थे, पर बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, तभी थोड़ी देर मेरठ में स्टॉप ले लिया था। प्लस नाइट को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ था ही नहीं, और ये वाला जो रूट है वो हमने हमारे काशी केदारनाथ व्लॉग में ऑलरेडी कवर कर दिया है, तभी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की नहीं। अभी यहाँ से फिर से एक्सप्रेसवे वाला रास्ते का सफ़र शुरू होगा। सबसे पहले हम लेंगे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, उसके थ्रू हम कनेक्ट होंगे दिल्ली पेरिफेरल रिंग रोड पे, और वो हमें कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। और एक छोटी सी टिप दूंगा, ये रूट कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसके लिए आप सिर्फ गूगल भरोसे मत बैठना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर रहे हो। रूट मैप को पहले से ही क्लियर कर देना, वरना कन्फ्यूजन के चक्कर में नोएडा चले जाओगे और वहाँ से फिर कनेक्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेसवे। सो ऑन द वे टू दिल्ली, और सामने बोर्ड पे लिखा है वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अभी यहाँ से क्रूज एक्टिव एंड रिलैक्स मोड ऑन।
ऑलमोस्ट जयपुर तक कोई दिक्कत नहीं। और क्यों जयपुर तक, वो आगे जब मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब इस रूट पे ना एक बात का बहुत खास करके ध्यान देना, गलती से भी जो आपके इंटरचेंजेस है ना उसे मिस मत कर देना, वरना बाएं पूरा का पूरा आगे बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तो इंटरचेंज के बारे में आपको सबसे पहले बताता, ये वाले रोड पे जो सबसे पहले इंटरचेंज आएगा वो है दाशना इंटरचेंज। वो वाला गलती से भी मत मिस कर देना, वरना आपको सीधा जाना पड़ेगा नोएडा, फिर वहाँ से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो दाशना इंटरचेंज से आप ना जो रिंग रोड है, आउटर दिल्ली रिंग रोड एक्सप्रेसवे, वो कनेक्ट करना है, फिर उस पर चढ़ जाओगे। फिर थोड़ा आगे जाओगे तो एक खलीलपुर इंटरचेंज करके आएगा जो आपको सीधा कनेक्ट कर देगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। गूगल है ना वो आपको दाशना इंटरचेंज नहीं बताएगा, दूसरा वाला बता देगा, तो ये बात का ध्यान रखना। अब आगे से हम पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको अपने आउटर रिंग रोड भी बोलते हैं दिल्ली का, उससे एग्जिट लेंगे और सीधा वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। कनेक्टिंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द मोस्ट अवेटेड रोड फॉर ऑल दी ट्रैवलर्स। अब जैसे मैंने कहा था कि भाई जयपुर तक कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए कहा था क्योंकि ये रोड पूरा बन के रेडी नहीं है। स्पेशली जो महाराष्ट्र और गुजरात के ट्रैवलर्स है वो ये पूरा व्लॉग देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ से कनेक्ट है, कहाँ से आपको डिटोल लेना है और वापस से कहाँ से कनेक्ट होना है। मैं खुद इस रूट पर ट्रैवल कर चुका, इसलिए जो मेरा खुद का अपना रियल एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोग ना पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद डिसाइड करना है कि टुवर्ड्स गुजरात महाराष्ट्र आपको इसी एक्सप्रेसवे के थ्रू जाना है या फिर जयपुर से एग्जिट लेकर जो ओल्ड दिल्ली मुंबई वाला रूट है वो रास्ता लेके जाना है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का टोटल डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली बाय 1260 किलोमीटर्स। उसमें से दिल्ली से रणथंभौर तक के पूरा सेक्शन ऑपरेशनल है। आपको रणथंभौर सवाई माधोपुर पे एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे बिलासपुर डैम के वहाँ एक ब्रिज का काम चल रहा है, तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर वहाँ से आप इंटरनल रोड्स के थ्रू आप जाओगे टुवर्ड्स लखेरी इंटरचेंज, 60 to 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा। लखेरी इंटरचेंज पे वापस से आप इस एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाओगे और फिर 100 किलोमीटर्स आगे ट्रैवल करने के बाद आपको आएगा फाटाखेरा इंटरचेंज। अगेन फिर से दूसरी बार आपको यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे ना मुकुंदरा टाइगर हिल्स का अंडरग्राउंड का टनल वर्क चल रहा है, तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर आप इंटरनल रोड्स के थ्रू 30 to 40 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद कनेक्ट होंगे चेचट इंटरचेंज पे। चेचट इंटरचेंज से जो थानला इंटरचेंज है उसका टोटल डिस्टेंस है 240 to 250 किलोमीटर्स, और ये थानला इंटरचेंज पड़ता है गुजरात एमपी बॉर्डर में दाऊद से जस्ट पहले। तो यहाँ तक रोड पूरा ऑपरेशनल है, तो आप 240 किलोमीटर स्मूथली इजीली जा सकते हो। अब ये जो रोड है वो थानला इंटरचेंज तक ही कनेक्टेड है, तो वहाँ से आपको एग्जिट लेना पड़ेगा टुवर्ड्स दाऊद, और यहाँ से दाऊद का डिस्टेंस होगा 20 to 25 किलोमीटर्स। फिर दाऊद से आपको मिल जाएगा उज्जैन अहमदाबाद वाला 4 लेन रोड, जो कि बहुत ही बढ़िया रोड है। फिर आप उसे कनेक्ट होकर सीधा जा सकते हो गोधरा टुवर्ड्स वडोदरा, और फिर जहाँ पे भी आपको जाना है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों को वडोदरा सूरत या टुवर्ड्स मुंबई जाना है तो ये रूट आपके लिए बेस्ट है, पर जिन लोगों को टुवर्ड्स महसाना और हिम्मतनगर जाना है तो वो जयपुर से एग्जिट लेकर ओल्ड हाईवे पकड़ के ही जाइए। अब जो रिमेनिंग वर्क है बिलासपुर डैम ब्रिज, उसका काम बहुत ही स्लो चल रहा है, पर शायद नेक्स्ट ईयर मार्च तक ओपन हो जाएगा ऐसा लग रहा है। फिर आता है मुकुंदरा टाइगर हिल्स का, उसका वर्क बहुत ही बढ़िया चल रहा है और लास्ट फेज़ में चल रहा है, तो शायद इसी दिसंबर तक वो ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि गुजरात सेक्शन का रोड कब तक ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सूरत किम से लेकर वडोदरा तक का रोड भाई पूरा ऑपरेशनल है। वडोदरा से लेकर गोधरा का रोड भी पूरा रेडी है, पर बीच में सिर्फ एक छोटा सा ब्रिज और एक ट्रांसमिशन शिफ्टिंग लाइन का काम चल रहा है, वो इस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर गोधरा से लेकर दाहोद तक का भी रोड पूरा का पूरा रेडी है, पर दाहोद से लेकर जो गुजरात एमपी बॉर्डर का ये थानला इंटरचेंज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 किलोमीटर का और पूरा हिली एरिया है, तो वहाँ पे काम चल रहा है और बहुत ही अच्छी स्पीड पे चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट जून तक होएगा, तब तक अपने को वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जून पे आप पकड़ के ले लो कि भाई सूरत से लेकर सीधा दिल्ली तक आप नॉन स्टॉप इस रोड पर ट्रैवल कर पाओगे। अब बात करते हैं कि सूरत से मुंबई तक का रोड कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो भाई सच कहूँ सिर्फ 2-3 ही ऐसे सेक्शन है जहाँ पे रोड वर्क कंप्लीट है, बाकी कुछ सेक्शन तो ऐसे जहाँ पे वर्क अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। तुम पकड़ के ले लो कि भाई 3 से 4 साल तो मिनिमम लग ही जाएंगे इस रोड को बनने में। सो मुंबई जाने के लिए तो दिक्कत होने ही वाली है। बाकी नेक्स्ट ईयर तक नॉर्थ इंडिया बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई ट्रैवलिंग में। और रोड इतना स्मूथ है कि भाई पता ही नहीं चलता कि कब 100 किलोमीटर कट हो गए। बस थके हुए तब इस रोड पे मत आना, क्योंकि यहाँ पे नींद आ जानी है आपको, करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी सीधी सीधी चलती रहेगी, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में। अब आगे से हम जयपुर आगरा के लिए एग्जिट ले लेंगे और फिर वहाँ से जयपुर की साइड मूव ऑन करेंगे, जो आगरा जयपुर हाईवे है उसको पकड़ के। वैसे जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए ये अलग से एक लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे, जैसे इंदौर को कनेक्ट करने वाला रूट ऑलमोस्ट रेडी है, और जयपुर के लिए भी एक लिंक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, सिर्फ लास्ट का फिनिशिंग वर्क बाकी है, तो वो भी नेक्स्ट मंथ तक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको ये जो ट्रैफिक वाला रोड है उस पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा एक्सप्रेसवे पकड़ो जयपुर।
अब इस रोड की जो सबसे अच्छी बात ये थी कि भाई हर मेजर सिटीज़ को वो लिंक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए भाई जयपुर का शायद नेक्स्ट मंथ तक वो पहुँचना होता है, फिर ये वाला जो ट्रैफिक वाला रोड है यहाँ पे अभी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये आ गए हम जयपुर आगरा रोड पर, और जो जयपुर का डिस्टेंस है वो 50 to 60 किलोमीटर्स होगा। वैसे एक बात है, जैसे आप एक्सप्रेसवे से सडनली ये ट्रैफिक वाले रोड्स पर आते हैं, भैंचोद गरीबों वाली फीलिंग आ जाती है। अब बस जल्दी से जल्दी जो रिमेनिंग वर्क है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो ख़त्म हो जाए। और कुछ भी को भाई काम स्लो चल रहा है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस रोड के लिए। और बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है स्पेशली रोड का, वो तो एक लेवल का चल रहा है। और मैं इसलिए ये बता पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं गुजरात से, और गुजरात में भाई लास्ट 30 ईयर्स हमने कोई बीजेपी गवर्नमेंट देखी है, तो एक चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया होगा। खुदा की कसम तुझसे दूर रहकर मेरी रूह का अरमां सिर्फ तू है दो पार। जाने क्यों दिल यहाँ अभी भी तेरा इंतजार, हर एक बात तेरी मुझे करते हैं बेकरार। तेरे बिना सीधा जयपुर सिटी के लिए जाएगा और हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। अब इस बात का ध्यान रखना कि जो लोग टूवर्ड्स गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं, आप सीधा मत चले जाना, वरना पूरा घूम के वापस से आपको आना पड़ेगा। आप ये आउटर रिंग रोड को पकड़ लेना जो सीधा आपको जयपुर के बाहर एग्जिट करवाएगा। तो भाई अभी हम आउटर रिंग रोड पे, ये हमें डायरेक्ट जयपुर के बाहर एग्जिट करवाएगा। जब वो लिंक एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा तो आपको फिर इंटरनल रोड्स के थ्रू आने नहीं पड़ेगा। ये आउटर रिंग रोड और वो दोनों लिंक एक्सप्रेसवे एक दूसरे से कनेक्ट है। अब यहाँ से हम कनेक्ट हो जाएंगे जो ओल्ड दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे 968 ये वाले रोड पे, और ये इंडिया का मोस्ट कंजेस्टेड रोड है। आप सिर्फ सोचिए कि अपनी कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ज़्यादा ओल्ड लोड चल रहा है। यहाँ ना हद से ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तभी वो नया वाला रोड बनाना पड़ा इनको। ये रूट बहुत ही कॉमन है और आपने काफ़ी सारे लोगों के वीडियो में देखा होगा। तो जब हमारा जयपुर आना होगा तब भाई हम इस रोड को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। बट अभी एक आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आप इस रोड पे आते हो टूवर्ड्स गुजरात जाते हो, अहमदाबाद या किसी भी साइड, तो आपको जयपुर से टूवर्ड्स किशनगढ़ जाना है। किशनगढ़ से आपको भीलवाड़ा जाना है। भीलवाड़ा से आप एग्जिट लेके सीधा राजसमंद चले जाना, फिर वो उदयपुर होते हुए आप अहमदाबाद चले जाओगे। हाँ, एक और बात थी, इंस्टा पर अपने एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि हमारा टोटल 12,000 किलोमीटर कैसे हुआ 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का। तो मैंने सोचा ओवरऑल क्लियर कर देता हूँ। भाई 12 ज्योतिर्लिंग जो यात्रा है उसका टोटल डिस्टेंस तो सिर्फ 9 से 10,000 किलोमीटर का ही है, लेकिन हमारा 12,000 इसलिए हुआ क्योंकि भाई हमने काफ़ी जगह यहाँ वहाँ एक्सप्लोर की थी, जैसे मसानीगुड़ी, ऊटी, आदियोगी, पौंडीचेरी और भी बहुत सारे एड ऑन डेस्टिनेशन थे। ऊटी से मसानीगुड़ी में हमने काफ़ी सारा पेट्रोल फूक दिया। तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हो तो टोटल डिस्टेंस भाई बहुत ही कम हो जाएगा और डेज़ भी काफ़ी कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे 31 डेज़ थे, पर आप 20 से 21 दिन में भी कर सकते हो। और सामने आ गई राजस्थान बॉर्डर। अब कुछ ही सेकंड में भाई हम राजस्थान बॉर्डर की चेक पोस्ट पे पहुँच जाएंगे और थोड़ी देर बाद हम गुजरात में एंट्री ले लेंगे। ये सामने जो आपको दिख रहा है उसके बाद गुजरात स्टार्ट होता है। और ये आ गए गुजरात बॉर्डर। क्या बात है, कोई बैठा ही नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, शायद इसलिए बॉर्डर एकदम इजी मोड में चल रही है। वैसे हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सब नॉन वाले ही है। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि गुजरात ड्राई स्टेट है, तो अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो गलती से भी अल्कोहल कैरी करके मत आ जाना, वरना लंबा वाला तोड़ हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आउट ऑफ स्टेट का पासिंग और अंदर बॉयज़ ग्रुप बैठा है तो 100% आपकी चेकिंग होएगी। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं लौटा है महाकाली मंदिर। ये यात्रा पे जाने से पहले माँ का आशीर्वाद लेके ही निकले थे। अब जब वापस आ गए तो सोचा माँ को हाथ जोड़ के निकलते घर के लिए। बाकी घर जाके फ्रेश होकर माँ के दर्शन करने तो आऊँगा ही मैं। 31 दिन, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, हज़ारों रास्ते और अनेक कहानियाँ। हर मोड़, हर पहाड़, हर मंदिर ने कुछ ना कुछ सीख दी। कभी शांति की, कभी श्रद्धा की और कभी सिर्फ एक मुस्कान की। ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं था बल्कि एक अनुभव था, जिसमें रास्ते ने भी दुआ दी और मंजिल ने भी आशीर्वाद। अब जब घर लौट आ रहे तो दिल में सिर्फ एक ही एहसास है, बाबा ने बुलाया तो और अब घर भी वही भेज रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। तो जाइए दोस्तों, अगर आपने हमारे 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो जाइए उसे फॉलो करिए, देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।